नमस्ते एवरीवन। हम आप सबको स्वागत करते हैं इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज उत्तराखंड में। हम पहले इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज में इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस स्टेप्स और हर एक प्रोसेस स्टेप का स्ट्रैटेजीज एक्टिविटीज़ डिस्कस किया है और वो कैसे स्कूल्स में करना वो भी डिस्कस किया है। और इस एपिसोड सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है क्योंकि इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग का हर स्टेप के बारे में मैं डिस्कस किया है, लेकिन इस स्टेप बताने वाला है या इस एपिसोड बताने वाला है कि डिज़ाइन थिंकिंग कितना पावरफुल होता है। राइट। तो हर देश अभी जितने भी हम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीज जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे, या कहीं पे भी छोटे से स्कूल्स लेकर बड़े यूनिवर्सिटी तक कहीं पे भी इनोवेशन का बात आता है तो वहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग का डिस्कशन चलता है। तो हम आज का एपिसोड में डिज़ाइन थिंकिंग का महत्व क्या है और डिज़ाइन थिंकिंग कैसे यूज़ करना है वो सब सीखेंगे। और आज का एपिसोड में हमारे साथ है दो वक्ता। उसमें से हमारा वक्ता है पहला अभिषेक रंजन जी, इनोवेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और हमारा दूसरा वक्ता है रमेश बडोनी जी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, एससीईआरटी उत्तराखंड से हैं। सर, आप दोनों को स्वागत है सर इस एपिसोड में। अच्छा। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है सर, जो अभी इनोवेशन का प्रोग्राम चल रहे देश भर, इंस्पायर स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक, हैकाथॉन्स, स्टार्टअप इंडिया कॉम्पिटिशन्स, इतना बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहे हैं अभी। और मैं सुन रहा हूँ कहीं पे भी इस प्रोग्राम्स का बात आता है तो सब लोग डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। सर, ये डिज़ाइन थिंकिंग असल में क्या है और डिज़ाइन थिंकिंग क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? अभिषेक जी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए। अ, दरअसल खास करके जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इसकी दुनिया में डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड बन के उभरा है। बट एक लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो अ, एक डिज़ाइन थिंकिंग वो ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को समस्या की बजाय किसी भी समस्या को कैसे हम क्रिएटिव तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझने में, इसको अडॉप्ट करने में, इसको प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है। आ, हम कई बार, एक मानव का स्वभाव होता है कि हम समस्या केंद्रित हो जाते हैं, बट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को अगर हम यूज करें तो हम अम, उस समस्या सेंट्रिक ना होकर हम उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, गहराई से समझते हैं। उससे कई नए विचार आते हैं, उन्हें हम प्रयोग में लाते हैं, उनको आजमाते हैं और फिर उसको बेहतर बनाते हैं। कुल मिला के क्या है कि केवल समस्या पे ना फोकस करके हम समाधान की डायरेक्शन में कैसे सोचे, कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में सोचे, कैसे हम जैसा कि मैंने पहले बोला कि कैसे गहराई से सोचे, अलग अलग पहलुओं से सोचे। और ऐसी सोच हमें डिजाइन थिंकिंग देती है, और इसलिए आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को इस डिजाइन थिंकिंग की नॉलेज को उन तक ले जाए, उनको समझने। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप डिजाइन थिंकिंग को समझने, जानने की कोशिश करें। और जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अपने निजी जीवन में भी वो काम आ सकता है, बट एक एज एन इनोवेटर, एज ए पर्सन जो हो सकता है कि कल के दिन में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आप किसी चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, साइंस के लाइफ में, साइंस के क्षेत्र में अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, वो हर जगह वो इस्तेमाल आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि डिजाइन थिंकिंग की चीजों को, अ, उसकी प्राथमिकता को समझते हुए, उसकी उसके महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने भी डिजाइन थिंकिंग को कक्षा 6 से एज ए इलेक्टिव कोर्स की तरह बच्चों में ले जाने के लिए प्रावधान किया। और देश के हजारों बच्चे इस डिजाइन थिंकिंग की कोर्सेज को कर रहे हैं, जो कि सीबीएसई की पोर्टल पे उपलब्ध भी है। और पूरी दुनिया भर में छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े लोग, जो खास करके बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में, उसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सब इस प्रोसेस को यूज करते हैं।
सो इसका 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 बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और आज के समय में 21वीं सदी में जो खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमें क्रिएटिव लर्निंग की बातें करती है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचने बनने की कोशिश करती है, वहां पे भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी। धन्यवाद अभिषेक जी। अम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि डिज़ाइन थिंकिंग कितना महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण के साथ साथ आपने जो बताया है, अभी इंडिया तैयार कर रहे कक्षा 6 से लेकर पूरा सब स्कूल्स में इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग एक सब्जेक्ट का जैसा लाने के लिए, ये बहुत अच्छा चीज़ हो है। क्योंकि इस डिज़ाइन थिंकिंग का आपने जैसे बताया, प्रॉब्लम को गहराई से अंडरस्टैंड करने का एक स्ट्रक्चर्ड वे में। तो एक मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि एक साइंस फेयर में गया था, और उनका प्रोटोटाइप इनोवेशन बहुत बड़ा बनाया है और सुंदर बनाया है। लेकिन उन्होंने इतना विचार था कि उनको समझ में आया है उन असली प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचे। उस सिम्टम्स के लिए कुछ इनोवेशन बना के लाया है, और उसका मन में आया है कि मैं असली प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचा, ये मेरा इनोवेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, तो भी इतना सुंदर दिखता है, बड़ा दिखता है। और उन्होंने क्या किया है फिर नेक्स्ट टाइम, ये डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच को उन्होंने अप्लाई किया है, फॉलो किया है। अभी वो तेलंगाना से स्टेट लेवल नेशनल लेवल में जाके प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी वो जीत के आया है। तो एक छोटा सा इनोवेशन लेकर, तो ये हमको गाइडेंस डायरेक्शन देता है कि सब दर्शकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप कुछ भी इनोवेशन करते हैं, छोटा या बड़ा, इस डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को यूज़ कीजिए। धन्यवाद अभिषेक जी। और इतना अच्छा प्रोसेस है डिज़ाइन थिंकिंग, इसको कैसे सीखे हम? इसमें कुछ स्टेप्स है या इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज है? कैसे इसको सीख सकते हैं स्टूडेंट्स? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। डिजाइन थिंकिंग को प्रैक्टिस में लाने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि सॉल्यूशन फोकस्ड ना होकर कैसे हम ये प्रॉब्लम फोकस्ड ना होकर कैसे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच के साथ काम करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिज़ाइन थिंकिंग के जो 5 स्टेप्स हैं उसको फॉलो करें। अ, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस एक सहानुभूति एम्पथाइज करना, किसी भी समस्या को दूसरों के नज़रिए से समझना। कई बार हम हमेशा हम अ, अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से चीजों को देखते समझते हैं, है। और उसके आधार पे उसका सोल्यूशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट जब हम समस्याओं को दूसरे के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो एम्पथाइज वाला जो फीलिंग आती है, वो बहुत हेल्प करती है कि हम एक एक बेहतर सोल्यूशन डेवलप कर पाए। एक जो सेकंड जो महत्वपूर्ण चीज है कि उस चीज को परिभाषित करना, डिफाइन, असली समस्या है क्या, उसको पहचानना। कई बार हम अ, असली समस्या की बजाय केवल सिम्टम्स पे ही फोकस हो जाते हैं। कुछ चीजें नजर आई, बट क्या पता कुछ अलग चीजें हो। फॉर एग्जाम्पल, एक 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 कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जिनको खांसी की समस्या है, फॉर एग्जाम्पल। है। और और हमने उसका समस्या में भी हम समाधान की, मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से शायद ये हो रहा होगा। बट हो सकता है कि कुछ और ही समस्या हो, कुछ और ही वजह हो उसकी। है। अम, और शायद हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली वो खांसी हो क्यों रही है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक डिफरेंट, जो जिस हम क्लाइमेट को दोष दे रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, लोगों के खान पान या किसी और चीज में। सो बेसिकली कई बार हम समस्या को न असली समस्या को हम परिभाषित नहीं करते, उसको पहचान नहीं पाते, तो चीजें हम सॉल्व नहीं कर पाते, और हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ते रहते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम असली समस्या को पहचानें, उसको परिभाषित करें, ताकि हम फुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। एक तीसरा जो है वो कि आइडिएट करना, विचार करना, कई संभावित समाधान को सोचना कि ये एक तरीका हो सकता है, बट हो सकता है कि नहीं, हम कुछ और नया डिफरेंट सोच सकते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हर बार हम 10 तरीके का समाधान ही सोचे, कि ये 10 संभावित समाधान हो सकते हैं कि, बट मेजर है कि एक ही, इधर माई वे और हाईवे जैसा नहीं, है। बल्कि हम अलग अलग तरीके से सोचे, लोगों से इनपुट लें, लोगों से बातें करें,
लोगों से विमर्श करके उनसे उनके जो इनपुट्स मिले उनके आधार पे हम चीज़ों को सोचें। सो बट ये भी एक मेजर चरण है कि जहाँ पे हम विचार करते हैं, समस्याओं के संभावित समाधान को ढूंढते हैं। नेक्स्ट स्टेप की प्रोटोटाइप को बनाना। जो भी हम सोच रहे हैं, हमने समस्या को पहचान भी लिया, हमने उसके संभावित समाधान को भी सोचा। अ, अब उस विचार को एक छोटे मॉडल या स्केच के तौर पे अगर हम तैयार करते हैं, तो हमारा जो अभी तक की जो प्रोसेस जो हमने फॉलो किया, उसको एक मूर्त रूप हम दे पाएंगे। उसको हम एक विजिबिलिटी, एक हम भी देख पाएंगे कि कैसे चीजें, और उसके लिए मॉडल या कोई स्केच वगैरह हम तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद का जो एक मेजर जो चरण है वो है कि कैसे हम उसको टेस्ट करें, कैसे हम उसका परीक्षण करें। और उसमें उसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि किसी भी समस्या को, किसी भी समाधान को हम उसको आजमा के हमें देखना पड़ेगा। उसके बारे में लोगों से फीडबैक लेना, उसमें जो फीडबैक मिल रहे हैं उसको कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। और उस आधार से ये परीक्षण करने के प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं, तो मुझे लगता है ये जो पांचों चरण है, इस प्रक्रिया से हम एक बेहतर और प्रभावी समाधान डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये स्टेप्स, चाहे वो सहानुभूति का हो, चीजों को परिभाषित करने का हो, आइडिएट विचार करने का हो, प्रोटोटाइप बनाने का हो, और अंततः परीक्षण करके, इस तरीके से हम ये चरण को अगर हम फॉलो करें, तो उसके एक बेहतर परिणाम आएंगे। जी जी श्रवण जी। थैंक यू अभिषेक जी। आप इस डिज़ाइन थिंकिंग का हर एक स्टेप का बहुत अच्छा विस्तार से एग्जाम्पल्स दिया है, विस्तार से उनका डिस्क्रिप्शंस दिया है और बताया है। एक एक स्टेप का अपना अपना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखना है, दूसरों की जगह में जाके समझना है दर्द को, और अच्छा अच्छा आइडियाज लाना है, पोटेंशियल सॉल्यूशंस डेवलप करना है, जो हमारा माइंड में सोचे उसका एक रूप देना है प्रोटोटाइपिंग में, और वो मार्केट में जाने से पहले उसको टेस्ट करना है। बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि कोरोना टाइम में क्यों वैक्सीन इतना जल्दी आ नहीं पाया है, क्यों अभी भारत सरकार बना नहीं पा रहा है। बहुत जल्दी से ही वैक्सीन बन गया था, लेकिन उसका टेस्टिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। कि ये सब दर्शकों के लिए हर एक स्टेप की महत्वपूर्ण समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम वैक्सीन का लेंगे, तो वैक्सीन 3-4 महीने में होता है, लेकिन वो मिडिल एज वालों पे चेक करना है, छोटे बच्चों पे चेक करना है, बड़े लोगों पे, जो लोग 6 महीने सन में रहते हैं, 6 महीने डे में रहते हैं, अलग अलग पोल्स पे रहते हैं, सबके ऊपर चेक करके वो वैक्सीन को रिलीज करना है। अगर ये टेस्टिंग नहीं से सही से नहीं हुआ है, तो ये कोरोना से बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। तो थैंक यू अभिषेक जी, आप हर एक स्टेप का महत्वपूर्ण बताया है। और इस स्टेप्स को अगर हम हैकाथॉन्स में या कहीं भी कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करेंगे, तो अपना अपना अच्छा इनोवेशंस बना सकते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये मैं दोनों वक्ता से पूछना चाहता हूँ। मैं पहला वक्ता से पूछना चाहता हूँ, अभिषेक जी। गवर्नमेंट स्कूल्स जी। में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल्स या लो हैंगिंग स्कूल्स में जो पढ़ रहा है, ये स्टूडेंट सोच रहे कि ये इनोवेशंस हमारी बात नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियर्स करना है, ये डिज़ाइन थिंकिंग हमारा चीज़ नहीं है, ये कोई डॉक्टर्स करना है, साइंटिस्ट करना है। क्या ये हर बच्चे अपना अपना डेली लाइफ में ये यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ स्कूल्स में या टेक्नोलॉजी में यूज़ करना है? आपका विचार क्या है? बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अ, मैं भी जब सरकारी विद्यालयों के साथ मैंने काम किया है, तो उस समय बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि ये शायद हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम्म। ये प्रोसेस, ये थॉट, मतलब जो आप करने का तरीका है या जो आप नया प्रयोग करना चाहते हैं, ये सब हमारे बच्चों के लिए नहीं है। इन बच्चों की बैकग्राउंड, इन बच्चों की आवश्यकताएं, इन बच्चों का भविष्य एक डिफरेंट डायरेक्शन में। आई थिंक ऐसी सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, खासकर जब हम 21वीं सदी में हैं, जब पूरी दुनिया में इनोवेशन की बातें हो रही है। सो हमें एक तो पहला नंबर है कि ये डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर है कि अ, ये डिजाइन थिंकिंग की चीजों के लिए हमें ध्यान में आना चाहिए कि इसके लिए कोई बहुत बड़े आपको ट्रेन के डब्बों की जरूरत नहीं है जहाँ पे करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। या ना ही इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पैसे की आवश्यकता है ना। इसको हर कोई स्कूल, आप और खास करके हमें बच्चों को बस एक समझाने की जरूरत है कि इस डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम अपने स्कूल में
अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, या अपने घर की समस्याओं को हम उसको सॉल्व करने के लिए, उसका हल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि बच्चों को भरोसा देना। और उदाहरण के लिए, जैसे कई बार होता है, अभी पिछले दिनों एक प्रयोग करते हुए एक स्कूल ने हमें बताया कि हमारे स्कूल में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे विद्यालय में पानी पानी से संबंधित समस्याएं हैं कि साफ पानी कैसे मिले। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। कई बार सरकार भी कोशिश कर रही है कि बच्चों के स्कूल का बैग बहुत भारी है तो चलो वो हल्का हो जाए। हम बच्चों को नए नए टीचिंग लर्निंग मेथड से और क्या कर सकते। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत जरूरी मैसेज देने के लिए कि वो हर बच्चा, वो हर इनोवेटिव, एंड इनफैक्ट कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हम टीचर्स को भी उसका एक स्टेक होल्डर मानते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। डिजाइन थिंकिंग को किसी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, बजट स्कूल हो, पहाड़ों पे हो या मैदानी इलाकों में हो, कहीं पे भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और बच्चों को अपने विद्यालय कैंपस के, अपने समाज के, अपने सोसाइटी के किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कुछ उदाहरण बताए कि हो सकता है कि आप शायद एक दिन बच्चों के साथ बातचीत करें कि हमारे स्कूल में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम रोजाना रूबरू होते हैं, या कौन से आने वाले दिनों में चैलेंजेस हैं। और उस पे हम बच्चों को बोल सकते हैं कि इसका क्या तरीका हो सकता है। मान लो कि बहुत गर्मी लग रही है, तो हम ऐसा क्या तरीका खोज सकते हैं जिससे कि उससे हमें निजात मिले, उससे हमें आसानी हो। पानी की बर्बादी हो रही है, तो हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं ताकि पानी बचाने की कोई नई तकनीक हम डेवलप कर सकें। सो बेसिकली हमें बच्चों को ये समझाने की जरूरत है, और जो भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, कि हमें बच्चों के बीच में इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को, उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक कॉमन मैसेज देने की जरूरत है कि जो हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखें, समझें, और उसका रचनात्मक तरीके से समाधान खोजें। अगर हम ये करने की माइंडसेट डेवलप कर पा रहे, तो ये डिजाइन थिंकिंग के बेहतर इस्तेमाल है, और इसको कोई भी कर सकता है। जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने अच्छे से बताया कि इस डिज़ाइन थिंकिंग के लिए कोई लिमिट्स नहीं है, बैरियर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। ये कहीं पे भी कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे पैनल में है दूसरा वक्ता रमेश बडोनी जी। सर, आप हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेट में बहुत सारे साइंस टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब इस प्रोसेस में आप क्या बच्चों में ऑब्जर्व किया है? स्टूडेंट्स ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस अपना रहे, प्रोसेस को लेके जा रहे, या उनका माइंडसेट कैसा है? थैंक यू श्रवण जी। आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही रेलिवेंट है। खास करके हमारे स्टेट में हम बहुत सारे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी रिसेंटली हमने हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज किया, और हमने ये देखा था कि हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके गए थे, और हमने छोटे छोटे ट्यूटोरियल भी बच्चों के बीच में शेयर किए थे, और जिसमें खास करके इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग को लेके पूरा एक सीरीज के फॉर्म में छोटे छोटे वीडियोस भी थे कि कैसे बच्चे जो है अपने क्रिएटिविटी को या अपने इनोवेशन को एक प्रोटोटाइप तक भी ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो हमारा हैकाथॉन था वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए था, खास करके जो रिमोट में बच्चे होते हैं उनके पास चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो जिनके पास चैलेंजेस होते हैं, बहुत नेचुरल है कि उन्हीं के पास आइडियाज भी डे बाय डे जनरेट होते हैं, और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनाने की कोशिश भी करते हैं। और जैसे कि सेइंग भी है कि जहाँ चुनौतियां होती हैं, जहाँ परेशानियां होती हैं, वहाँ कुछ जुगाड़ भी होते हैं। कुछ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को वो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, रिडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि अभी रंजन सर ने भी बड़े अच्छे से समझाया कि वहाँ एम्पैथी भी इनबिल्ट होती है उनके। वो जेनरिक बहुत ज्यादा होते हैं अपने आइडिया को लेके, Yeah. क्योंकि वो इस तरह की समस्याएं देखते हैं, तो एम्पैथी तो उनमें बहुत नेचुरली आ ही जाती है, क्योंकि वो देखते हैं। जैसे कि अभी हमने हैकाथॉन में किया था, तो एक बच्चे ने एक सॉल्यूशन बनाया कि अगर पहाड़ में जो है कोई फीमेल है या कोई मेल है, और बहुत हाइट पे वो घास काटता है या लकड़ी काटता है, तो कई बार उसके हाथ से जो उसका टूल होता है वो गिर जाता है।
है ना। और वो उसके गिरने से जो है एक तो उसको भी नुकसान होता है, और अगर मान लीजिए उसको नीचे से फिर से पिक करना है तो उसे बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उस बच्चे ने इस तरह से अपना टूल को डिफाइन किया कि अगर वो हाथ में उसका दराती है या हाथ में उसके कुल्हाड़ी है या कोई भी टूल है जिससे कि वो काम कर रहा है, तो उसने उसमें इतना सेफ्टी के तौर पे उसको बनाया था कि वो जैसे ही उसको चलाएगा और बाय द वे वो गिर गया, हाथ से छूट गया, तो वो खुद ना गिर जाए। तो उसी के साथ उसने एक उसमें बेल्ट इस तरह से बनाया हुआ है कि वो अगर नीचे गिर भी जाएगा तो वो एक तो ऑटो लॉक भी होगा, और वो गिर के फोल्ड हो जाएगा वो। तो नीचे अगर वो गिरता है तो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो बहुत छोटा सा था। और ये उस बच्चे को जब हमने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कह रहा है कि एक बार मैं जब लकड़ी काट रहा था जंगल में, तो ऊपर से जो मेरा टूल था, जो कुल्हाड़ी थी, वो नीचे गिरी और नीचे मेरी जो मदर थी उनके पैर में लग गई और उनका पैर कट गया। तो उसको ये लगा कि मतलब मेरी माँ का पैर कटने से जो है हमें बहुत बड़ा पैसे का भी नुकसान हुआ, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारे पहाड़ में कोई संसाधन नहीं है। तो हम कैसे उन्हें रोड पे लाते, हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो हमने मतलब कपड़े से बांध के ऐसे कुछ तरह से उनका ब्लड ब्लड रोका, लेकिन इससे उनको बहुत नुकसान हो गया था। तो वहां से बच्चा जो एट्थ का बच्चा है, उसके दिमाग में आइडिया था कि मैं आने वाले समय में इस तरह के टूल डिजाइन करूंगा कि जिससे कम से कम टूल ऑटो लॉक हो जाए, अपना आप ही क्लोज हो जाए अगर वो छूट जाता है आदमी के हाथ से। तो वो किसी भी तरह का टूल हो, तो उसका सोचना ये था कि कोई भी टूल हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी शार्प एज वाला टूल हो, तो अगर वो अपने टारगेट को हिट नहीं करता या वहां से निकल जाता है तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, तो किसी को डैमेज नहीं होगा। तो एक छोटा सा मतलब उस बच्चे का आइडिया है, और उस पर उसने थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश भी की। तो हमें ये लगा कि मतलब एक गांव का जो बच्चा है उसने कितने अलग तरीके से सोचने की कोशिश की। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइडिया अभी जो हैकाथॉन में आए थे, लगभग 2300 प्लस आइडियाज हमारे पास आए थे। और इवन रंजन सर को तो पता ही है कि रंजन सर ने भी हमारे साथ उसमें कंट्रीब्यूट किया था, हमें सपोर्ट किया था, गाइड किया था कि कैसे हम इस इवेंट को आगे ले जाएंगे, जिससे कि हमें बहुत मदद भी मिली। और हमारा जो सिस्टम है काम करने का, क्योंकि बहुत रिमोट गांव के बच्चे होते हैं, उनको जब हमने वो वीडियोस और वो जब आइडिया शेयर किए, तो जो हमारा ये सीरीज चल भी रहा है इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग का, अगस्त नवम फाउंडेशन के साथ, तो उनके भी जो हमारे पहले सीरीज के जो 10 वीडियोस थे, वो भी उन्होंने उनको दिखाए गए। और इवन हमने अगस्त्य की पूरी इनोवेशन की सीरीज भी हमने बच्चों को दी थी कि आप यहाँ से देखिए। हमने खुद भी ट्यूटोरियल्स बनाए थे, लगभग 100 ट्यूटोरियल्स हमने खुद भी बनाए थे। तो वहां से हमें बहुत मतलब ऐसे आइडियाज मिले कि हमें खुद भी हम सोचते रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ हमारे टीचर्स ने भी ऐसे नए नए आइडिया पेश किए हैं कि एक टीचर ने ये भी आइडिया दिया है कि आप वोटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ अभी हम मशीन यूज करते हैं ईवीएम, तो वो कह रहे हैं कि आपको ईवीएम की भी जरूरत नहीं है। वो सिंपल बोल रहे हैं कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम उन्होंने बनाया कि एक सिंपल बायोमेट्रिक की मदद से आप जो है या आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है और आपके पास ओटीपी के थ्रू जो है आप वेरीफाई करेंगे, आपका आधार लिंक होगा, और बायोमेट्रिक से सिर्फ कैमरे के सामने आप खड़े हो जाइए और आप स्कैन हो जाएंगे और आपका वोट पड़ जाएगा, लाइक। तो वो कह रहे हैं कि पूरा पेपरलेस होगा, और ना कोई भीड़ होगी ना कहीं कुछ होगा। तो बड़ा मतलब अच्छा आइडिया उन्होंने दिया। तो पूरा आइडिया मैं अभी इस तरह से डिटेल में बता भी नहीं सकता, लेकिन मतलब छोटा मोटा एक तरीका उन्होंने बताया कि ओनली बायोमेट्रिक कैन रिजॉल्व दिस होल इलेक्शन प्रोसेस, और आप बहुत बड़ा पैसा बचा सकते हैं देश का। तो ऐसे बहुत सारे मतलब आइडियाज जो है हमारे पास आए थे। तो जहां हमें लगता है कि अगर हम ऐसे छोटे छोटे इवेंट कराते रहें, खास करके स्कूल में देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बड़े बड़े कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन छोटे बच्चों के बीच में अ, हम इस तरह की चीजों को अगर ले जाएं तो एटलीस्ट जो आइडिएशन वाली बात है अ, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोटोटाइप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आइडिया गैदरिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि चैलेंजेस असली में गांव में ही है और रिमोट्स में ही है, और उन चैलेंजेस को लेके सोल्यूशन बनाना, किस तरह का सोल्यूशन बनाना है वो बाद में बात हो सकती है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हम इस तरह से अगर ले जाते हैं इस तरह की चीजों को रिमोट में,
और ये जो वोकेशनल एजुकेशन और ये सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की एजुकेशन भी आ रही हैं, तो ये सपोर्ट करती हैं बच्चों को, क्योंकि पढ़ना यस। लिखना एक बहुत बड़ा काम सा है। मुझे लगता है कि वो पढ़ाई करना, बुक पढ़ना, उस बुक को पढ़ के कुछ बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हो नहीं रही हैं। जो लर्निंग बाय डूइंग है और जो रियल ग्राउंड में प्रॉब्लम है उस चैलेंज के लिए सॉल्यूशन बनाना, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं। और ये यस। जो कहीं ना कहीं इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग में बात भी आ रही कि रोजगार परक शिक्षा, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैसे लोगों के बीच में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो बहुत अच्छा हमें तो बहुत कुछ देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के काम को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आगे भी मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमें खास करके ये नहीं सोचना चाहिए कि रिमोट में मतलब हमारे पास एजुकेशन भले ही ना पहुंच रही हो, लेकिन वहाँ चैलेंजेस हैं और वहाँ सोल्यूशन देने जरूरी है, तभी जाके हम एजुकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। तो राइट। ये मेरा टेक था। थैंक यू सरवण जी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देखिए, अगर आप हमारा दो स्पीकर्स का इंसाइट सुनेंगे तो इनसे ये तय होता है कि इनसे ये क्लैरिटी होता है कि ये डिज़ाइन थिंकिंग एक कोर्स नहीं है, डिज़ाइन थिंकिंग कुछ बाहर से सीखने का नहीं है, ये हमारा जीने का ढंग है और हमारा जीवन शैली है ये। तो जैसे अभिषेक जी ने बताया, ये हमारा एम्बाइब हो गया है, इनबिल्ट है। जैसे रमेश सर ने बताया है, बच्चों को ये पहले से ही पता है, लेकिन वर्ड्स पता नहीं होगा, एम्पैथी, डिफाइन, ये सब, लेकिन ये प्रोसेस उनके अंदर है। थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने एक मूवी का डायलॉग सुना है, आप दोनों का बातों से मुझे वो याद आ गया है। कुछ चीज़ उनको पूछता है एक आर्मी ऑफिसर को, ये देशभक्ति क्या होता है? तो उन्होंने आंसर ऐसा देता है कि कुछ चीज़ दिखाया जा सकता है, कुछ चीज बोला जा सकता है, लेकिन कुछ चीज सिर्फ जिया जा सकता है। इनको दिखाया बोला नहीं जा सकते। ये जो चीज जिया जा सकता है उसमें से ये डिजाइन थिंकिंग पहला होगा। इसको सिर्फ जीने से ही वो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो सर, आपने, रमेश जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स भी दिया है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बनाया है। उसी को लेके मैं अभिषेक जी से पूछना चाहता हूँ। आप नेशनल लेवल पे देखते हैं सर, कि ऐसा कुछ आपका एग्जाम्पल है, आपने कुछ देखा है, कुछ इनोवेशन इस डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करके बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनाया है? आप एक एग्जाम्पल या दो शेयर कर सकते हैं? यस। जी, देखिए, जैसे कि अभी जस्ट बदोनी सर ने भी काफी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हुए चीजों को बताया। देखिए, डिजाइन थिंकिंग के स्किल्स को खासकर जब हम स्कूलों के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो अ, मैंने पहले भी बातें करी कि अपने आसपास की जो समस्याएं जो हमें दिखती है, जिसको हम शायद कई बार हम इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम उसको इग्नोर करते हैं, बल्कि हम सोचते हैं कि शायद हम इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। वहां पे अगर हम ये सोचने शुरू कर दें कि ये जो समस्या है, इसका क्या, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करके, थोड़ा कुछ एफर्ट्स लगा के अगर हम अपनी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को यूज करें, तो निश्चित तौर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जस्ट इमेजिन करिए कि अ, पहले के जमाने में, खास करके जिस समय किसी ने फैन का, किसी ने बाकी जो इक्विपमेंट्स जो हम आज यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीफोन हो, बाकी चीजें हो, उसका उसको उसके बारे में एक 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 लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए उन्होंने सोचा और उसको डेवलप किया। बट जब हम अपने आसपास की समस्याओं को देखते हैं तो कई बार लगता है कि क्या हम बड़े आविष्कार ही केवल कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते? जैसे आज भी मैं जो पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ, ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ, तो आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये बिजली की समस्या है, बिजली की कनेक्टिविटी नहीं है। और वहां पे ध्यान में आता है कि किसी विद्यार्थी ने सोचा कि हम लोगों के लिए सोलर बैग बनाते हैं। और वो एक सोलर बैग आज गाँव में, ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में अ, न केवल लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रहा है, बल्कि उनकी पढ़ाई को भी आसान कर रहा है। अभी मैं पिछले दिनों एक इनोवेटर से मिला जो अ, कर्नाटक में जो कॉफी हार्वेस्टिंग, जो कॉफी की खेती होती है, उस प्रोसेस में लगे हैं। और उसमें
प्रक्रिया में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो लगते हैं, जो खास करके जो मजदूर होते हैं, उनके लिए एक एक बड़ी समस्या थी कि जो कॉफी हार्वेस्टिंग मशीन है जो यूज होते हैं वो काफी हेवी होते थे। उसने सोचा कि हम इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, हल्का बनाते हैं और लोगों के लिए आसान बनाते हैं, ताकि इस काम में जो लगे लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आए। उसने बनाया। कई कई ऐसे लोग हैं, खास करके आजकल जो मैं देखता हूँ कि एक किसान परिवार से आने वाले इनोवेटर्स हमारे आसपास, जो जो उनके गांव में, उनके आसपास में जो किसान, जो कई तरह की समस्याएं, अ, चाहे वो मार्केट की एक्सेस हो या जो बाकी चीजें हो, उसको लेकर काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। सो बड़े लेवल पे तो बड़ी बदलाव हो ही रहे, नो डाउट, डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस को यूज करके। बट अपने आसपास की समस्याओं को देखकर लोगों ने मैं कल एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका के उनके डायरेक्टर, वो एक स्टोरी सुना रहे थे कि एक उत्तर प्रदेश के एक बच्चा जो पोलियो ग्रसित है, उसके उसने पोलियो होने के बाद जो लोग एक तरह से एक सामान्य जीवन में बहुत तरह की कठिनाई फेस करते हैं, और वो खुद पोलियोग्रस्त थे। उनकी वाइफ भी मतलब पोलियो उनको और उनको भी था और इसकी वजह से परेशानी थी। और उन्होंने सोचा कि इसका एक समाधान ढूंढे, ताकि हमारे जैसे लाखों जो पोलियोग्रस्त थे उनके जीवन में बदलाव आए। और उन्होंने पैशन के साथ, जो एक बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे, बहुत समाज में ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे बहुत पैसे भी नहीं थे, सोशली भी बहुत बड़े नहीं थे। और उन्होंने लोगों की मदद से, अपने पैशन से, अपने जुनून से एक इक्विपमेंट डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे के मदद से। और आज वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। सो निश्चित तौर से ये जितनी भी, खास करके पिछले 2 दशक में, और मुझे लगता है उसके पहले भी, जितने भी इनोवेटर्स ने बड़े बड़े समस्याओं के समाधान ढूंढे हैं, वो सब समस्याओं के समाधान में डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस की अ, एक बड़ा काम आया है। और निश्चित तौर से जो समस्याओं को पहचानो और नया समाधान ढूंढो, ना कि समस्याओं को लेकर ही बैठे रहो। आई थिंक ये चेंज जो माइंडसेट में हुई है, उसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, और उससे लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आ रहे हैं। सो निश्चित तौर से ऐसे अनेकों 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 एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहाँ पे डिजाइन थिंकिंग से लोगों के जीवन में, समाज में, देश में एक बड़े बदलाव आए हैं। श्रवण जी। यस सर, जी। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया डिज़ाइन थिंकिंग का इम्पोर्टेंस, एक छोटा सा गांव का सोलर बैग से लेके एक बड़ा सा स्टेट का काफ़ी एस्टेट्स तक कैसे अपना रोल निभाया है। ये प्रूव करता है कि इसका कोई, फिर से बताएंगे वही लाइन, इसका कोई बैरियर्स बाउंड्रीज नहीं है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल है कि स्टूडेंट्स अभी अ, इस डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स को कैसे सीखें, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स फील होता है कि मेरा 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी है, ये कुछ नया होगा या एक्स्ट्रा होगा, ये कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। तो ये उनका मन में एक सवाल है सर। तो आप बच्चे डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स कैसे सीख सकते हैं, इस पे कुछ प्रकाश डाल सकते बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। आई थिंक ये भी एक एक महत्वपूर्ण चीज है। और मैं हमेशा जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और ऐसे भी व्यक्तिगत तौर से भी अगर किसी से बातचीत करता हूँ, तो यही मानता हूँ कि अ, हमें हमेशा एक लर्निंग मोड में रहना चाहिए, हमेशा सीखने वाले मोड में रहना चाहिए। हैं। तो जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जो मान लो कि अपने किसी विद्यालय में तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास अपने सिलेबस की बहुत सारी चीजें हैं उनको पढ़ने के लिए। अगर वो डिजाइन थिंकिंग को भी एक, अगेन, एक अलग कोर्स की तरह, एक अलग चीज की तरह देखेंगे, तो शायद उनको थोड़ा बर्डन लग सकता है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि एक नया चीज हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। आई थिंक उसकी बजाय हमें इसको एक बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण, और आज की 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण स्किल सेट की तरह, अगर हम इसको एक एक हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने वाला एक बहुत ही जरूरी चीज की तरह अगर हम इसको देखेंगे, तो हमें बहुत मजा आएगा। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है कि
कुछ चीजें हैं जिसका हम सबको ध्यान अगर हम रखें, तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है डिजाइन थिंकिंग की, वो बहुत ही मजेदार होगी। और ये आपके हैबिट में आ जाएगा, और शायद आप एक बेहतरीन इनोवेटर के नाते न केवल अपने जीवन में बल्कि आप शायद दूसरों के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन बन पाएंगे। जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि फॉर एग्जांपल कि शुरुआत यहीं से कि जो अपने आसपास की समस्या, हम शुरुआत से ही बातें कर रहे हैं कि अपने आसपास की समस्या को हम कई बार जानबूझ के नहीं बल्कि ऐसे ही इग्नोर करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उन समस्याओं के बहुत अच्छे से गौर से उसको देखे, समझे, जाने, है ना, उसको ऑब्जर्व करें। कभी एक एक बार एक 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 क्विज की प्रतियोगिता में मैं गया, तो मैं उसके जो विनर बने, मैंने पूछा कि आपका मूल मंत्र क्या था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना आंख और कान खुला रखता हूँ। सो मेरा भी रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास की समस्या को देखने समझने की कोशिश करें, नंबर वन। नंबर टू इज कि अ, अच्छे सवाल पूछे। ये समस्या है क्यों, ये कहाँ से आया, इसके पीछे की कौन सी वजह हो सकती है, इसको कैसे हम हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो इस काम को करने में हमें मददगार। इस तरह की समस्याएं आपके जहन में आएगी। और जब आप एक क्यूरियस पर्सन की तरह, एक ऐसा पर्सन जिसके मन में जिज्ञासा है, अगर ये वाली प्रवृत्ति रहेगी, तो निश्चित तौर से आप उस समस्या को देखकर ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि उस समस्या को समाधान करने के दृष्टि से जो पहले मेजर कुछ स्टेप्स हैं उसको भी आप ले पाएंगे। उसी तरीके से जब उसके अलग अलग समाधान सोचने की कोशिश करें, एक ही समाधान पे ना रुके, अलग अलग तरीके से जब हम सोचेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, उस तो हमें ध्यान में आएगा कि इसके अलग अलग प्रोबेबल संभावित समाधान है, और एक अच्छे समाधान की दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद भी बहुत जरूरी है कि जब ये सब समाधान, जब हमने सोचा कि हाँ ये एक समाधान हो सकता है इस तरह का, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए एक प्रोटोटाइप बनाए। और उसके लिए हम कुछ कार्डबोर्ड, क्ले या कोई चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कर लेने से जो आपके जो जहन में जो चीजें चल रही थी, जिसको आपने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में सोचा समझा, उसके प्रोबेबल जो संभावित समाधान है उसके बारे में भी बहुत विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष तक पहुंचे, उसको एक पेपर पे लाने की कोशिश करें, एक चित्रों के माध्यम से, कार्डबोर्ड के माध्यम से। और जैसा कि हमने बात करी कि इस जो हमने बनाया उसको एक वर्किंग चीजों में बनाने के बाद प्रोटोटाइप, उसको टेस्ट करना जरूरी है, उसको इम्प्रोवाइज करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने सोचा बनाया वो, उसमें और भी कई तरह के एंगल्स हैं जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। और एक बेहतर समाधान हम जो एक एक टिकाऊ हो, लोगों के काम आए, और बुनियादी चीजों को ध्यान में रखें। तो इसलिए जितना ज्यादा प्रयोग और सुधार करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे इनोवेटर बनेंगे। यस। ये हमें मूल मंत्र याद रखना है। जी श्रवण जी।